चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ का क्रैश कोर्स। तो इसमें पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। संख्याएं के बारे में हम पढ़ा दिए थे। प्राकृतिक संख्या आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बताइए गिनती हम गिनते हैं कहाँ से? एक से गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अगर एग्जाम में पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको पूछे तो बता देना है। ठीक है, अब आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। ठीक है, मतलब सब यही रहेगा और इसमें क्या होगा? 0 से शुरू होगा। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। अगर पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ये सब पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब आगे देखो सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका नोट्स हम लिख कर कॉपी में हम दे देंगे। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको फ्री में पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो सम संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे कौन लगेगा? 2 लग जाएगा, 2 से पूरा भाग 4 6 8 10 12। अगर ये सब आध है तो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो। अब पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा 2। फिर आगे है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगे, ठीक है, पूरा नहीं कटे, उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे हो जाएगा 1 3 5 7 9 11। ये सब कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अगर इसमें पूछे सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे बड़ी नहीं पूछेगा क्योंकि ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। आगे देखो, आगे देखो पूर्णांक किसको बोलेंगे? इंटीजर। पूर्णांक मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक समझ लो, देखो यहाँ पर है 0 पूर्णांक 1 2 3 4 5, और इधर होगा -1 -2 -3 -4। देखो पूर्णांक में क्या होता है कि प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या दोनों होती है और बीच में 0। ठीक है, इधर माइनस वाला होगा तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या है? प्लस में है तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, 0 क्या प्लस में है या माइनस में? तो याद रखना 0 ना तो प्लस में रहता है ना ही माइनस में। ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब इसको ठीक है स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। उसके बाद आगे देखो, आगे है परिमेय संख्या। ठीक है, आगे समझाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले समझो अभाज्य संख्या। पहले समझ लो अभाज्य संख्या, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर। वैसा संख्या जो 1 से और खुद से भाग लगे, खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से और खुद से, ठीक है, खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जैसे देखो, जैसे 2 क्या है? 1 से और खुद से, 1 से और खुद से, 2 है तो 2 ही से। आगे देखो 3 1 से और खुद से, फिर 3 के बाद कितना हो गया? 5, फिर 7
9 11 9 नहीं होगा, ठीक है। 9 तो 9 देखो 3 में भी आ जाता है, 1 में भी आ जाता है, और 9 9 में भी कट जाता है, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 17 19 21 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है। 27 नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा, ठीक है। अब पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और चिन्हने के लिए, पहचानने के लिए भी एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा, इनमें कौन अभाज्य संख्या है, इनमें कौन अभाज्य संख्या है, इनमें कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। इनमें कौन अभाज्य संख्या है, देखो ऑप्शन दे देगा 21 42 9 11। तो बताइए कौन अभाज्य संख्या है। 21 तो 7 को आ जाता है, 3 को कट जाता है, 21 को आ जाता है। 42 2 से भी कट जाएगा, 42 से भी कट जाएगा, 1 से भी 41 कट जाएगा। 9 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 11 देखो 1 से और 11 में कोई भी पहाड़ा देखो नहीं आ रहा है, 1 से और 11, तो 1 से और खुद से भाग लगे तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे है अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, चिन्हने के लिए दे देता है कि कौन इसमें यौगिक संख्या है। तो वैसा संख्या जो 1 से भी कटे और खुद से भी कटे और किसी और संख्या से कटे, याद रखना 1 से भी कटना चाहिए, 1 से और खुद से, ठीक है। 1 से और खुद से और किसी और संख्या से, किसी और संख्या से भाग लग जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। इसमें देखो, इसमें 1 और खुद है, ठीक है, इसमें 2 ही बार कटना चाहिए, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा, 1 से भी कटना चाहिए, खुद से भी और किसी और संख्या से कटना चाहिए। इसमें जो नहीं है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 से शुरू होगा। देखो 4 जो है 1 से कटेगा, 1 से लग जाएगा, 2 से भी 4 आ जाएगा, 4 का 4 में भी आ जाएगा। देखो 1 का पहाड़ा में भी 4 आ जाता है, 2 का पहाड़ा में भी 4 आ जाता है, 4 का पहाड़ा में भी 4 आ जाता है। देखो 1 से भी कटा, खुद से भी कटा, किसी और से भी कटा, ठीक है, याद रखना। 4 के बाद 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 तो 1 से और खुद से कटता है। 2 भी नहीं होगा, 2 तो उसमें हो गया। 3 भी नहीं होगा, 3 उसमें हो गया। 1 तो होगा ही नहीं, 1 तो सिर्फ एक अल्लाह है। उसके बाद 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 12, ठीक है, 14 15 16 17 नहीं होगा, 18 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, ठीक है, बना लेना आगे। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। अब इसमें से कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देखो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें कौन अभाज्य संख्या, तो हो गया। अब हो गया इनमें कौन यौगिक संख्या है, इनमें कौन यौगिक संख्या है। तो ध्यान से देखो, इनमें से कौन यौगिक संख्या है। 9 11 सी में है, 3 डी में है, 5। तो बताओ इसमें कौन यौगिक संख्या है। 9 होगा, काहे कि 1 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 9 खुद 9 भी से कट रहा है। देखो 11 एक और 11 ही पहाड़ा में आता है, 3 1 और 3 का पहाड़ा में आता है, 5 भी क्या है, 1 और 5 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो इस छोटा सा था, इसको याद रखना चिन्हने के लिए। अब पूछेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या इसको देख लो, आगे है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले समझो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। परिमेय संख्या, ठीक है, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q का मतलब होता है कि इसमें कोई पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक मतलब यहाँ पर 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, यहाँ पर भी 3 रहे, 4 रहे। पूर्णांक मतलब माइनस में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूर्णांक हम बताए थे ना कि देखो माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है, ठीक है। जहाँ P और Q क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, ठीक है।
और एक चीज़ और रखना, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि p और q पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक मतलब अभी हम समझाएं, इधर 0 है 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4, देखो ये पूर्णांक है, ये माइनस में है ऋणात्मक पूर्णांक, ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। देखो तो यहाँ पर मान लो कुछ भी 5 है, यहाँ पर मान लो कुछ भी 6 है, तो 5/6 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, -2/3 परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 5/0 हो गया, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इसका मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रूट में 4 है तो ये भी हो जाएगा, काहे कि 4 का वर्ग हो जाएगा 2, 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हुआ ना, p हो गया ये वाला, q हो गया ये वाला, तो p/q के रूप में लिखा जा सके तो लिखा गया। 0 बताइए 0, तो 0 भी हो जाएगा p/q के रूप में, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई बोल दे तो पाई वो परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान अभी तक पूरा नहीं निकाला गया है, पाई का लगभग मान माना गया है 22/7। ठीक है, तो परिमेय संख्या चिन्हने के लिए बोलेगा। और उसके बाद देखो ओ परिमेय संख्या क्या होता है, ओ परिमेय संख्या, ओ परिमेय संख्या तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो इसमें हो जाएगा √2, √3, √5, √7, √11। ठीक है, ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और दशमलव में भी हो जाएगा, जैसे देखो 5.243 1 2 5 2, कुछ भी आ रहा है, उल्टा पुल्टा आ रहा है और ये आते जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। देखो और हम चिन्हने के लिए बता देते हैं कौन परिमेय संख्या होगा और कौन अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान से देखो, यदि अगर 2 3 2 3 2 3, अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या दोहरा रही है, कोई भी संख्या दोहरा रही है 2 3 2 3 2 3 2 3, इसका मतलब ये है परिमेय संख्या, इसको मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। और कोई भी संख्या पर बार रहे या रेकरिंग, देखो ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, रेकरिंग का मतलब हुआ 4 2 4 2 4 2 दोहराएगा, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखो अगर 9.234 ये दशमलव के बाद कुछ दूर जाकर कट गया तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन दशमलव के बाद आते जा रहा है और उल्टा पुल्टा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखो पाई भी अपरिमेय संख्या है। 22/7 रहेगा तो ये परिमेय संख्या है, इसको याद रखना, ये परिमेय संख्या। 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या। ठीक है, √5/3, देखो ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो इसका मान निकालेंगे तो दशमलव में, और इसको बनाएंगे तो दशमलव में मान आते रहेगा, पूरा कटेगा नहीं। इसको याद रखना, अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा सही से तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे √4 हो गया, नीचे 2 है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, नीचे 2 है, तो 2 काट दो, या नहीं भी काटो तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। आगे देखो √1/2, तो 1 का वर्गमूल तो हो जाता है 1, 2 का 2, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे सीखो, देखो 2√3/√3, बताओ, तो √3 कट गया, बच गया कितना, 2, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको बताओ √7, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे देखो √9, √2, देखो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, याद रखना। ठीक है, परिमेय अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
परिमेय और परिमेय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो शांत और अशांत, समझो शांत और अशांत एग्जाम में आता है। शांत और अशांत, शांत और अशांत। पहले शांत का फॉर्मूला देख लो। शांत का सूत्र हो जाएगा, होता है अगर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या p 2 के पावर m या p 5 के पावर n, कुछ भी। यहाँ देखो ये वाला भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। p का मान मतलब कोई भी पूर्णांक, कोई भी अंक यहाँ पर है, जैसे 5 है और नीचे मान लो 2 के पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। अगर किसी का गुणनखंड 2 और 5 में टूटता है तो उसको मानेंगे शांत, वह शांत होगा, ठीक है। या भाग देने पर 3-4 अंक के बाद दशमलव कट जाता है, दशमलव देने के बाद कट जाता है तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा होगा हल्का ही निकालने में, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ हम दे रहे हैं 3/25, इसको बताना है शांत है या अशांत। तो सबसे पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, अगर ये वाला कट रहा है तो काट लेंगे, ये नहीं कट रहा। 25 का वर्गमूल देख, 25 का गुणनखंड करो, 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5, यानी 5 के पावर 2। 5 कितना आया, 2, तो 5 के पावर 2। अगर 2 या 5 में गुणनखंड आ रहा है तो शांत होगा, ठीक है। ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है। और पावर कितना भी आवे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमको ये 2 और 5 देखना है। जैसे देखो यहाँ 7 है और यहाँ 35 है, तो 7, 35 का गुणनखंड कितना होगा, 35 का गुणनखंड ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है। 5 गुना 7, देखो 5 आया और यहाँ 7 आ गया, तो क्या हो गया, अशांत। इसको क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, अशांत है, ये अशांत है। 5 और 7 आ गया, तो 5 और 7 नहीं आना चाहिए, 2 और 3 आना चाहिए। 2 और 3 आएगा तो शांत, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आएगा तो शांत। अब बाकी कुछ भी आ जाए तो अशांत। अगर खाली 2 आता है तो शांत, खाली 5 आएगा तो भी शांत। सीखो, आगे देखो। जैसे हम एक देते हैं, जैसे 21/27, अगर ये वाला कटता है तो काट लो, ठीक है। 7 21, 9 27, 7/9, 7। 9 का गुणनखंड होता है 3 गुना 3, तो 7, 3 के पावर 2, यानी 3 में गुणनखंड आया, 3 में गुणनखंड आया तो ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। या तो 2 5 आवे, या तो 2 खाली आवे, या तो 5 आवे गुणनखंड, तब शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है अभी, जैसे देखो 3/75 है, बताइए 3/75 है। पहले इसको पहले काट लीजिए, अगर कटता है तो 25 दिया होता है ना 75, तो 1 कितना आ गया, 25 है। 25 तो निकलेगा 5 गुना 5 की पावर 2, ठीक है। 5 गुना 5 25, ये हो गया शांत, ठीक है, ये हो गया शांत। आगे देखो 15 है, 15/20 है। अगर ये कटता है तो काट लो, 5 15, 4 5 20, तो 5, 3 5 15, 4 5 20, ठीक है। ये हो गया 3/4, 4 आ गया, तो 4 क्या, 2 गुना 2, 2 की पावर 2, ये हो गया शांत, ठीक है। ये शांत हो गया, समझा। देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, हम दिखाते हैं एग्जाम वाला देखो इसमें पूछा हुआ है कौन शांत है। देखो इसमें पहले ओ परिमेय पूछा, देखो √15 है, तो √15 क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। √15 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं ना होगा, पूर्णांक हम सिखाए हैं ना, पूर्णांक हम सिखाए हैं। देखो यहाँ पर तो 0 हो गया, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3, देखो। लेकिन रूट में 15, देखो रूट में 15 है इसमें, किसमें पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। फिर परिमेय संख्या, परिमेय भी नहीं होगा, 15 का वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा, निकलेगा तो दशमलव में, वो भी बहुत लंबा। सी, ये क्या है, सी में लिखा हुआ ओ परिमेय, और डी में लिखा है इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो √15 पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या।
इसमें और पूछा गया है 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 2 का घातांक है, मतलब 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। ठीक है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है 4। ठीक है, 124 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे। 124 का अभाज्य गुणनखंड करो तो ठीक है 64 62 31। ठीक है, तो 2 का घात बोल रहा है, तो 2 कितना आया, 2 के पावर 2 और 31। देखो 2 को आया 2 गो, तो इसमें 2 में आंसर मार दो। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा, किस में शांत होगा। फिर दिया हुआ है आगे 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। बोल रहा है कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। 17/105, बी नंबर में 77/210, सी नंबर में है 15/88, डी नंबर में है 3/160। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो 17 है 105 है, इसका गुणनखंड करेंगे। 105 का गुणनखंड करेंगे तो वो 2 और 5 में नहीं आएगा। ठीक है, 105 का गुणनखंड तुम करके देख लो। 105 गुणनखंड करो, 5 से लगाएंगे 15 10 5 एकम 5, फिर देखो 7 से लगाएंगे, देखो 7 आ गया 3 आ गया। ये क्या है, ये अशांत है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन शांत है, शांत कौन है, शांत कौन शांत है। ठीक है, आगे देखो ये 77/210, 210 का गुणनखंड करो, 210 का गुणनखंड करो। ठीक है, 5 से लगा देंगे, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, फिर लगा दो, 2 से लगा दो 21 दूना 42, फिर देखो 7 से 7 आ गया 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है 88, 88 को देखो 2 से लगाएंगे 44, फिर 2 से लगाएंगे 22, फिर 2 से लगाएंगे 11, 11 आ गया। 2 और 5 ही आना चाहिए गुणनखंड में, तो ये भी नहीं होगा। 160 हो जाएगा, देखो 160 हो जाएगा, जिससे 80 आया, फिर 40 आया, फिर 20, फिर 10, फिर 5। देखो 2 और 5 में टूटा, 2 और 5 में गुणनखंड आया तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, 3 आ जाए, 11 आ जाए, 7 आ जाए तो अशांत हो जाएगा। और सिर्फ 2 आता फिर भी शांत हो जाता, और सिर्फ 5 आता फिर भी शांत हो जाता। ठीक है, जिसे लिख देते हैं 3/125। 3/125 क्या है, अशांत है कि शांत है। तो 125 देखो, 125 का करो गुणनखंड, 25 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। देखो खाली 5 आया, 5 आया तो क्या हो गया, शांत। खाली 5 आएगा तो शांत, खाली 2 आएगा तो शांत, और 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो शांत। अब बाकी 2 आ जाए और 3 आ जाए तो अशांत हो जाएगा, 5 आ जाए और 2 आ जाए तो शांत हो जाएगा। 2 और 3 अशांत, 5 3 अशांत। ठीक है, याद रखना। आगे है इसमें शांत अशांत तो समझ में आ गया होगा। आगे है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम के प्रयोग से मोसो ज्ञात करना। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है a बराबर BQ प्लस R। इसका मतलब होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य कितना है a, भाजक कितना है b, भागफल कितना है q, शेषफल कितना है r। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर 72, b बराबर 9, q बराबर 8, तो r बराबर कितना होगा। ध्यान से देखो, a बराबर कितना है 72, देखो 72 भाज्य बोलते हैं इसको बोलेंगे भाज। अब b बराबर कितना है 9, देखो b बराबर है 9, 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 8 बार में, 72 कट गया। देखो q बराबर हो गया 8, तो बचा कुछ नहीं, तो बचा r बराबर 0, शेषफल कितना आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, याद रखो, जिससे इसको बोलते हैं भाजक, जिससे हम भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। ठीक है, पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचा 0। ठीक,
भाजक को b से सूचित करेंगे, भाज्य को a से, भागफल को q कोसेंट से, शेषफल को रिमाइंडर r से। ठीक है, याद रखना ये सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और आगे आपको बताएंगे मोसो लोसो ज्ञात करना। देखो मोसो लोसो निकालना है। देखो यहाँ देखो HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B। A क्या है? A है पहली संख्या, B है दूसरी संख्या। देखो हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। HCF का मतलब होता है मोसो। HCF का मतलब क्या हो गया? मोसो। LCM का मतलब लॉसो, लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलेंगे महत्तम समावर्तक। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, A को मानेंगे पहली संख्या, पहली संख्या, B हो गया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, B हो गया दूसरी संख्या। इसमें हमको HCF निकालना है। देखो HCF बराबर निकालना है, मतलब मोसो निकालना है। तो क्या होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, A गुना B होगा, और ये गुना में है तो ये बटे में आ जाएगा LCM। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। आप इसको याद रखेंगे तो आप ये अपने से खुद से बना लेंगे। अब देखो LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो फिर वही लिखेंगे A गुना B। LCM निकालेंगे तो HCF बटे में आ जाएगा। अगर HCF निकालेंगे तो LCM बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये दो गो सूत्र बन गया। अब देखो हमको A बराबर निकालना है, पहली संख्या निकालना है। A बराबर निकालना रहेगा तो ई दोनों को पहले लिखेंगे HCF गुना LCM, अब बटे B हो जाएगा। अगर A बराबर निकालेंगे तो बटे B हो जाएगा, और B बराबर निकालेंगे तो बटे A हो जाएगा। HCF गुना LCM बटे A। देखो ये सूत्र बन गया, ये वाला भी बन गया। इसका हिंदी में भी सूत्र समझ लो। HCF मतलब मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकता है मोसो बराबर A मतलब पहली संख्या, इसको अपने से लिख लेना, B मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अब बटे LCM का मतलब लॉसो यानी लघुत्तम समावर्तक। इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखना, ये खुद बना लोगे। ठीक है, देखो इस पर हम क्वेश्चन देते हैं और एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन हर साल पूछ देता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी, 2 नंबरिया में वाला भी। तो देखो हम क्वेश्चन देते हैं बनाना। ठीक है, इसमें तो अभी नहीं आया होगा, क्वेश्चन बैंक में है उसमें। देखो यदि HCF यदि दो संख्याओं का गुणनफल 500 है और HCF 50 है तो LCM ज्ञात करें। देखो हम ये क्वेश्चन दिए हम अपना मन से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ? दो संख्याओं का गुणनफल 500 है। कितना संख्या? पहले देखो क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम अभी सूत्र बताए थे ना, LCM बराबर होता है A गुना B बटे HCF। हमको LCM निकालना है तो बटे HCF हो जाएगा। अगर HCF निकालना रहेगा तो बटे LCM होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना संख्या लिखा हुआ है? दो संख्या। तो इसको बोलेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दोनों मिलाकर कितना संख्या हुआ? दो संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 500, मतलब दोनों संख्या को गुना कर गुणनफल उसका 500 दिया हुआ। तो ये दोनों के जगह पर 500 रख देंगे। और HCF कितना दिया हुआ है? HCF 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। 0 0 काट दो, 15 के 50, कितना आ गया? 10 आ गया। 10 LCM निकल गया आपका आंसर। ठीक है, अब कितना आराम से बन गया। अब देखो यहाँ पर कुछ भी देता, यहाँ दे देता मान लो LCM दे देता। ठीक है, LCM दे देता, अब बोलता है HCF निकाल लें, तो फिर निकल जाता। क्या करते हैं हम? सूत्र बदल देते, यहाँ HCF वहाँ LCM कर देते, तो फिर भी बन जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं बनाना। यदि पहली संख्या 20 और
दूसरी संख्या 30 है और HCF 10 है तो LCM ज्ञात करें। देखो कैसे LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है A गुना B बटे HCF। पहली संख्या को क्या माने थे हम A, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 20 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है 30 और HCF कितना दिया हुआ है 10। 0 0 काट दो, 20 या 60, आंसर आ गया आपका। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, बदल देगा, कभी दूसरी संख्या कभी पहली संख्या, कभी HCF बोलेगा कभी LCM बोलेगा। ठीक है, और भी वो दे देते हैं। अब बोलेगा LCM दे देगा और HCF दे देगा और पहली संख्या दे देगा और बोलेगा दूसरी संख्या निकालो, तो दूसरी संख्या का सूत्र हम दे दिए, निकाल लेना अपने से, और क्वेश्चन दिए हैं बना लेना। ठीक है, अब एक चीज़ और बचा है इस चैप्टर में, HCF निकालना है भाग एल्गोरिदम विधि से, और एक ठो है मोसोलोसो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करना है। ठीक है, आपको HCF दिया हुआ है 135 और 225। क्या करेंगे, HCF आपको महत्तम आता होगा, पहले आप महत्तम निकाल लीजिए, देखो बन जाएगा आराम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके देखो, ऐसे करके बनाना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है बराबर BQ + R। ठीक है, यहाँ पहले इसको निकालो, 225 कितना बार में लगाएंगे, 135 है, 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाते हैं। 135 घटा दो, 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से नहीं घटेगा, पहचान लेंगे, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, ये कट गया, 90 आ गया इधर, 135। ठीक है, अब लगा दो, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाते हैं 90, यहाँ जाएगा 5। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो 4, फिर 90 लिख दो, 45 दूना 90, देखो कट गया, तो इधर वाला आंसर होता है इसका, यहाँ पर आंसर हो गया 45। लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाना है, हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो सूत्र लगाएंगे A बराबर BQ + R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। A हम बताए थे, देखो इसको A बोलेंगे, इसको A लिख लो पहले 225, और B कितना है, B इसको बोलेंगे, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। B कितना है 135, यहाँ पर गुना रहता है, यहाँ पर क्या रहता है गुना। ठीक है, शेष कितना बचा, इसको बनाए तो शेष बचा 90। ध्यान से देखो, रुक जाओ, R का मतलब शेष हुआ 90, लेकिन इसको Q बोलेंगे 1 प्लस शेष बचा 90। देखो इसको Q बोलेंगे, क्वोशेंट ई रिमाइंडर R। ठीक है, अब देखो 135 यहाँ पर आ जाएगा, 135 यहाँ पर आ जाएगा और 90 यहाँ पर आ जाए। देखो 135 वहाँ था तो यहाँ पर आ गया, फिर 90 से हम भाग दिए